नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, उसकी वजह क्या थी और उसके बाद घटनाक्रम किस प्रकार बदले, उसको लेकर के क्या क्या प्रयास किए गए और उसके गर्भ में क्या था, यानी कि क्यों विभाजन हुआ था। इन सारे सवालों को हम समझेंगे इस क्लास में। महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल आए हैं कई बार और कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट निर्माण में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 1907 का कांग्रेस विभाजन, का कांग्रेस विभाजन, ठीक है, इसको हम समझेंगे आज की इस क्लास में। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि स्वदेशी आंदोलन इस दौर में बड़ा तेज था, लोग लगातार आंदोलन करते जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने, चूंकि वो बहुत कुटिल चाल चलने में माहिर थे और अक्सर वो चला करते थे, तो उन्होंने एक चाल चली ताकि कांग्रेस में ही विभाजन हो जाए। उन्होंने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करेंगे। अब जब अंग्रेजों ने ये बात कर दी कि हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करने जा रहे हैं, तो नरमपंथियों को फिर से उम्मीद जो है जग गई कि अंग्रेज कुछ अच्छा करेंगे इस देश के लिए। लेकिन चूंकि लगातार पब्लिक जो है प्रोटेस्ट के मूड में आ गई थी, तो और गर्मपंथी जो कांग्रेस के थे वो भी लगातार इस बात को नहीं मान रहे थे कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। तो नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में विवाद खड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे पर विवाद करते करते ऐसी स्थिति में आ गए कि कांग्रेस का विभाजन करना पड़ा। तो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, ये एक अधिवेशन में होता है। कांग्रेस का अधिवेशन जो कि सूरत में चल रहा था, ठीक है, सूरत में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। उसी अधिवेशन में विभाजन जो है होता है। जो नरमपंथी नेता थे वो फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में अपनी बात रख रहे थे और जो गर्मपंथी थे वो अरविंद घोष के नेतृत्व में जो है अपनी बात रख रहे थे। तो यहाँ पर सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी कि फिरोज शाह मेहता किसके लिए, किसके पक्ष में थे, यानी कि या उनकी नीतियाँ क्या थी। देखिए, कई बार यूपीएससी में ऐसे सवाल आते हैं जो डायरेक्टली आपको किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, आपको किसी टीचर ने लाइन बाय लाइन उसको पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन संदर्भ से सवाल आते हैं। जैसे यूपीएससी बहुत सारे सवाल ऐसे पूछती है जो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करती है कि आप क्या फील कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको फैक्ट मैंने बता दिया कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत में विभाजन हुआ और ठीक है, ये इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि आपका जो है एक हायरार्की बन जाए पढ़ाई करने का, कैसे का हमको पढ़ना, श्रेणी क्रम बन जाए कि हमको इसके बाद ये पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए इतना ही आवश्यक नहीं होता है, उससे एक कदम आपको आगे जाना होता है और अपनी समझ को भी जो है बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पर कोई तथ्य आपको बताया जा रहा है, कुछ संदर्भ आपको समझाया जा रहा है, तो उसको आप कनेक्ट करते हुए जरूर चलेंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता नरमपंथियों के नेता थे और जो अरविंद घोष हैं ये गर्मपंथियों के नेता थे। पिछली क्लास में हमने अरविंद घोष की चर्चा की थी किस संदर्भ में, कि बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य को बनाया गया था, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो ये होता है कनेक्ट करने का तरीका। आप एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ दीजिए, एक संदर्भ को दूसरे संदर्भ से जोड़ दीजिए, वही होता है अच्छा समझ। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता नरमपंथियों के नेता और अरविंद घोष गर्मपंथियों के नेता, और इनके बीच जो विवाद की वजह है वो सबसे पहली वजह यह है कि जिस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात की जा रही है उसके समर्थन में नरमपंथी और उसके विरोध में गर्मपंथी है। जो दूसरा मुख्य विभाजन का कारण था
वो ये था कि जो नरमपंथी हैं वो ऐसा मानते थे कि जो ये चल रहा है, विरोध चल रहा है अंग्रेजों का या स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, इसको केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, बंगाल से बाहर इसको ना ले जाया जाए। लेकिन जो गर्मपंथी हैं वो इसको देशव्यापी बनाना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय चेतना पूरे देश में फैले, और इसके लिए लाला लाजपत राय, अजीत सिंह या चिदम्बरम पिल्ले या लोकमान्य तिलक, ये लोग लगे हुए थे कि पूरे एक देशव्यापी आंदोलन के बारे में जो है वो एक रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो नरमपंथी इस बात से खफा थे, नाराज थे, वो एग्री नहीं करते थे इस प्रकार के रवैये पर। तो ये भी उनके विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। तो अंग्रेजों का जो एक प्लानिंग था कांग्रेस को तोड़ने का, वो फिर से एक बार सफल हो गए और कांग्रेस टूट गया। हालांकि कांग्रेस को बचाने के लिए लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले ने काफ़ी प्रयास किए, दोनों को एक साथ बिठा करके बात करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस थे। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है तो मैंने इसको बताना उचित समझा, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो रास बिहारी बोस जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन हुआ और उसके बाद में कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हो गया, ठीक है। तो अब इस विभाजन के बाद में देखिए कि घटनाक्रम जो है बहुत तेजी से जो है बदल जाते हैं। ये आप सही कर लेंगे, रास बिहारी घोष है ना कि बोस है, ठीक है। रास बिहारी घोष ना कि बोस, ठीक है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं था तो इसलिए मैंने शुरुआत में बोस लिख दिया था, तो उसको आप सही कर लेंगे। अब मैंने घोष वहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। तो रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। अब जब कांग्रेस में विभाजन हो गया तो घटनाक्रम भी बहुत तेजी से जो है बदलने शुरू हुए, क्योंकि इसी के बाद से क्रांतिकारी आतंकवाद का एक दौर शुरू होता है। क्रांतिकारी आतंकवाद का दौर इसलिए क्योंकि जो गर्मपंथी नेता हैं उसमें चाहे लोकमान्य तिलक हों या अरविंदो घोष हों या बिपिन चंद्र पाल हों, इन सब का जो है एक 1908 आते आते ये लोग क्या हुआ कि राजनीतिक नेपथ्य में चले गए, क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने संन्यास ले लिया सक्रिय राजनीति से, और लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, और चूंकि इन लोगों ने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया था इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिश कि वो अब बैठने वाले नहीं थे, यानी कि उनके मन में जो है स्वराज्य की भावना का जन्म हो चुका था और वो लड़ने को तैयार थे। तो इसी पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से, नेतृत्व विहीनता की वजह से जो कुछ युवा इस आंदोलन में शामिल हुए थे और अपने जज्बात को लेकर के काफ़ी आगे निकल गए थे, वो क्रांतिकारी आतंकवाद के दौर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसके बाद ही क्रांतिकारी आतंकवाद का दौर शुरू हो जाता है। अब उसे आतंकवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद कहना कितना जायज है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है। आज भी इतिहासकारों में इसको लेकर के बहस होती है कि अपने ही देश के आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो युवा थे, क्या उनके लिए क्रांतिकारी आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना जायज है, क्योंकि हम उन्हें केवल क्रांतिकारी भी तो कह सकते हैं। हालांकि क्रांतिकारी और आतंकवादी में बहुत ही माइल्यूट फर्क होता है, क्योंकि आतंकवादी वो होता है जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहा होता है और क्रांतिकारी वो होता है जो स्टेट के लिए लड़ रहा होता है, ठीक है। दोनों के जो उद्देश्य होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होते हैं, और वो जो है विद्रोह के माध्यम से और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपने पॉलिटिकल हित को साधने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसीलिए क्रांतिकारी और आतंकवादी के बीच में बहुत ही पतली लकीर होती है। जैसे अभी वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर की स्थिति काफ़ी सही हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई जो है बंदूक उठाता है और हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है, यानी कि इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए क्या है, एक आतंकवादी है। अफजल गुरु
इनको हमने फांसी दिया, या जो भट्ट था उसको हमने फांसी दी, बहुत सारे लोग जो है मारे गए मुठभेड़ में, तो वो क्या है मेरे लिए? आतंकवादी हैं। लेकिन जो रेडिकल लोग जो जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के ख्वाब देखते रहते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए वो क्रांतिकारी हैं। तो बहुत ही माइल्यूट अंतर होता है क्रांतिकारी और आतंकवादी में, ठीक है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी के संदर्भ मैंने आपको समझा दिया। अगली क्लास जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रांतिकारी आतंकवादी चरण को पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार के लोग जो है सम्मिलित हुए और उनका क्रियाकलाप क्या था, और उसने किस प्रकार अंग्रेजों को एक मौका दे दिया। देखिए, अगर आप किसी शक्ति के साथ लड़ने जा रहे हैं तो आप उसको ये मौका नहीं दे सकते कि नहीं हम बंदूक लेकर लड़ेंगे आपसे और जीत लेंगे। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि विकास दुबे का एक केस हुआ बहुत बड़ा, आप सबने मीडिया में देखा होगा, खूब एक मीडिया ट्रायल लंबा चला था। तो विकास दुबे का जिस तरीके से उसने पुलिस पर हमला किया, उसके बाद उसका इनकाउंटर होता है, तो उसका एक दर्दनाक अंत हो गया। देखिए, जो संवैधानिक जो कानूनी प्रक्रिया जो ऐसे देश होते हैं वहाँ पर नियम कानून व्यवस्थाएं होती हैं। तो अगर आप सड़क पर बंदूक लेकर के निकल पड़ेंगे तो व्यवस्थाएं चरमराएंगी, और अगर व्यवस्थाएं चरमराएंगी तो निश्चित तौर पर उसको नुकसान किसका होना है? आम जनता का नुकसान होना है, ठीक है। तो क्रांतिकारी आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के फेवर में चीज़ें चली गई, उनको मौका मिल गया शोषण और ज़्यादा करने का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।